to our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy. My name is Toshif and I have qualified NET and JRF in Commerce subject. तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे YouTube चैनल पर, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके सामने ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो में और लाता रहूं और आपकी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि पीपल एंड एनवायरनमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर की बात करें तो काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बने हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो इसको आज हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें ताकि आपको फ्री पीडीएफ मिल सके, फ्री ऑडियो मिल सके, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके एनटी की तरफ से, और साथ ही साथ क्लास की नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर हूं तो वहां से आपके लिए फ्री स्पेशल क्लासेस भी मैं प्रोवाइड कराता हूं ताकि उसका भी बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो उसकी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। तो यहां पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरा एक क्लास आने वाली है जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर होगी, जिसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि आएगी 27 अगस्त 2020 को सुबह 9 बजे लाइव। तो आपको क्या करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर लें, एनरोल कर लें, ताकि 9 बजे जब आप लाइव आए तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास हो और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके अपने पास डेफिनेटली रख पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए लाया गया। ये लाया गया था जितने भी हमारे ओजोन लेयर के डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, डिप्लीट का मतलब ये होता है उसको खत्म करने वाले जितने भी सब्सटेंस है उनके प्रोडक्शन पर रोक लगाना, उनको रेगुलेट करना। क्योंकि हम कुछ ऐसे जो केमिकल है, ऐसी चीजें बना रहे हैं जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है, और उसी के लिए एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट लाया गया ताकि उसकी प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जा सके, ताकि उसकी कंजप्शन और उसकी एमिशन को रोका जा सके, जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्यों जरूरी है, क्यों इनको रोकना जरूरी है? क्योंकि ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसको खत्म करते हैं, और जब हमारी ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी तो हमारे स्किन कैंसर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो सन की तरफ से जो यूवी रेज होती है उसका 97% जो है ओजोन लेयर सोख लेती है, बाकी का जो 3% होता है वही धरती पर आने देती है। अगर हम ओजोन लेयर में छेद होने देंगे तो उसमें से जो किरणें निकलेंगी वो डायरेक्ट धरती पर आएगी और हमें स्किन कैंसर कर देगी। इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ही अब तक का माना जाता है। अब ये कब आया था आपको पता होना चाहिए। ये आया था 16 सितंबर 1987 को, इसको साइन किया गया था, और इसी दिन वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया जाता है। इसी वजह से 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। लोकेशन कहां थी इसकी, मॉन्ट्रियल थी, इसलिए इसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पड़ा। इसके अंदर जो मेंबर कंट्री है वो है 197। इसके अंदर जो डिपोजिटरी है, यानी इसको जो हेल्प करता है फाइनेंशियली, वो करता है यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल। तो ये कुछ की फैक्ट आपको याद होने चाहिए और इसके नोट्स आपके पास बने होने चाहिए। अगर नहीं बने तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। चलिए, बहुत अच्छे। तो अब इसको बनाया क्यों गया? जैसा कि मैंने बताया था कि 1970 के आसपास ना काफी ज्यादा एयर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर बनने लग गए थे, जिसकी वजह से सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एमिशन था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसी को ध्यान में देखते हुए एक ओजोन लेयर के एक रेगुलेशन लाना काफी ज्यादा जरूरी था। और यह भी देखा गया कि 1995 में बहुत बड़ा होल हुआ था जो कि देखा गया था अंटार्कटिका के ऊपर। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरे की घंटी थी, और इसी वजह से 1985 में एक वियना कन्वेंशन भी लाया गया था जो कि ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। लेकिन हमें और आगे बढ़ना था, हमें और चीजें यहाँ पर कंट्रोल करनी थी, तो हमें एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को भी कंप्लीट करना था, उनको कंट्रोल करना था। इसके लिए हम लेकर आए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है वो इकट्ठा हुए ताकि ओजोन लेयर की डैमेज को बचाया जा सके। तो अब इंडिया का क्या रोल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में और किस तरह से ये इफेक्ट करता है इंडिया को? तो सबसे पहले इंडिया इसका कब सिग्नेटरी बना, यानी कब साइन किया इंडिया ने? 1992 में। इसके बाद इंडिया जो है, जो 20 ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उसमें से 7 को ये मैन्युफैक्चर करता है, उसको यूटिलाइज करता है। तो इंडिया के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंदर ये आया है ताकि इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करवाया जा सके। और अच्छे से इंप्लीमेंट करवाने के लिए एक हमारे देश में एक ओजोन सेल भी बनाया गया है जो कि इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान रखता है कि इस प्रोटोकॉल को कहां तक इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये कुछ जो बातें हैं वो इंडिया में भी आई। जैसे साइन कब किए? 1992 में। 20 में से 7 कौन मैन्युफैक्चर करता है? इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। साथ ही साथ ओजोन सेल भी बनाया गया ताकि इसकी प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट किया जा सके।
चलिए, ये था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब हम शॉर्ट वे में डिस्कस करते हैं हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ताकि यहां से भी कोई क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। तो सबसे पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन, एक जनरल असेंबली हुई थी यूनाइटेड नेशन की, उसमें एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट हुई थी। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम क्या रखा गया था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। इसी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट को ही स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुई थी, 5 से लेकर 16 जून 1972 के बीच में। 5 जून से 16 जून 1972 के बीच में कन्वेंशन हुई थी, किसके ऊपर, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसी को ही आगे नाम दिया गया आगे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, क्योंकि स्टॉकहोम स्वीडन में इसको किया गया था। अब इसके भी कुछ की फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। तो आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, इसी को नाम क्या दिया गया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और ये एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स को लागू करवाने में। अब आप कहेंगे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स क्या होती है। एनवायरमेंट के लिए ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशन बनाकर लाना कि जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दे सके, उसी को ही इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स कहा जाता है। और यूनाइटेड नेशन का ये पहला मेजर कॉन्फ्रेंस माना जाता है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इशू के ऊपर। उससे पहले काफी ज्यादा कॉन्फ्रेंस हुए, लेकिन उसको इंटरनेशनली इतनी मान्यता नहीं मिली जितनी इस कॉन्फ्रेंस को मिली, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या क्या बातें की गई कि एक हम 26 प्रिंसिपल लेकर आएंगे, 109 रिकमेंडेशन लेकर आएंगे, साथ ही साथ एक इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल अरेंजमेंट करेंगे और सस्टेनेबिलिटी रेवोल्यूशन यहां पर लेकर आएंगे। और यहां से पहला स्टेप यहां पर लिया गया सस्टेनेबिलिटी रेवोल्यूशन के लिए। तो अब इसके सिग्निफिकेंस क्या निकले। पहला इसका सिग्निफिकेंस ये निकला कि जितने भी डेवलपमेंट थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी इंटरनेशनल लॉज, एनवायरमेंटल लॉज की, उसको काफी ज्यादा मदद मिली, क्योंकि ये चाह रहा था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मदद मिले, और मदद मिली भी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ के साथ 26 जो प्रिंसिपल थे उसने भी इस मॉडर्न इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज के फाउंडेशन में काफी ज्यादा हेल्प की। साथ ही साथ इसने यूएनईपी को क्रिएशन में भी काफी ज्यादा मदद की। यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि आगे जाकर मील का पत्थर साबित हुआ एनवायरमेंट के लिए। तो यहां तक था हमारा पूरा का पूरा स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं क्या था इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कब आया था, 1972 में ये आया था, 5 जून से लेकर 5 जून से 16 जून तक स्वीडन यानी स्टॉकहोम में आया था, इसलिए इसका नाम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पड़ा। साथ ही साथ इसके अंदर आते हैं 26 प्रिंसिपल, 109 रिकमेंडेशन, इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट इसके अंदर शामिल किए गए, और सस्टेनेबिलिटी एवोल्यूशन पहली बार इसके अंदर लाया गया। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप तो उसको यूज करें, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसका भी बेहतर तरीके से यूज कर पाए। तो ये वर्ड भी सबसे पहले इसी कन्वेंशन के अंदर लाया गया। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉकहोम डिक्लेरेशन माना जाता है एनवायरमेंट की हिस्ट्री में, और इसने एनवायरमेंटल लॉज और पॉलिटिक्स को बनाने में काफी ज्यादा मदद की। और इसके जो 26 प्रिंसिपल थे वो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज भी माने जाते हैं। और साथ ही साथ इसने यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के क्रिएशन में भी काफी ज्यादा मदद की। तो यहां तक हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, तो आपके लिए क्लास है 27 अगस्त की सुबह 9 बजे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से वहां पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप अच्छे से एनरोल हो जाएंगे। आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगी और बेहतर तरीके से आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, नियर है, तो उनके साथ शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अपकमिंग जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आने वाली है और 1 by 1 पीडीएफ के साथ आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, क्या आपको इसमें गलत लगता है, क्या सही लगता है, किस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए। सारी बातें आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है, चाहे व्हाट्सएप पर हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हो, वहां पर आप हमें लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon so you never miss the updates.